टू लेक्चर नंबर 7 ऑफ साइंस एंड टेक मॉड्यूल। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे दैट इज़ ई सॉइल। और ये आर्टिकल लिया गया है हिंदुस्तान टाइम्स से। नो, आप लोगों ने अभी तक हाइड्रोपोनिक्स के बारे में पढ़ा होगा, राइट? उसका भी यही सेम कंसेप्ट रहता है दैट देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी सॉइल, दैट इज़ मोस्टली रेफर्ड एज सॉइल लेस कल्टिवेशन, राइट? बट यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रॉनिक सॉइल की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें फ़र्क आ जाता है। बट दोनों का ही गोल सेम है बिल्कुल, दैट ये हमारे सस्टेनेबल अर्बन एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी दोनों को प्रमोट करता है, राइट? ई सॉइल के बारे में अगर हम जानें तो इट सर्व एज लो पावर बायो इलेक्ट्रिक ग्रोथ सबस्ट्रेट। देखिए, सबस्ट्रेट का मतलब है यहाँ पर कि जिस चीज़ पर हमारे जो सीड्स वगैरह हैं वो अटैच होंगे, राइट? लो पावर बायो इलेक्ट्रॉनिक ग्रोथ सबस्ट्रेट केपेबल ऑफ इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेटिंग बोथ the root system as well as the growth environment for the plant। अब ये जो सबस्ट्रेट है वो हम कहाँ से ड्राइव कर रहे हैं? सो वी आर ड्राइविंग दिस सबस्ट्रेट फ्रॉम द सेल्यूलोज एंड द कंडक्टिव पॉलीमर कॉल्ड एज पी डॉट। ओके, ये पॉइंट याद रखिएगा अपने प्रीलिम्स के लिए। नेक्स्ट इज इट्स एक्टिव मटेरियल इज एन ऑर्गेनिक। नाउ यूपीएससी आपके साथ जब खेल करेगा तो वो इन्हीं चीज़ों को चेंज कर देता है, ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक कर देगा एंड सो ऑन। सो रिमेंबर दैट इट्स एक्टिव मटेरियल इज एन ऑर्गेनिक मिक्स्ड आयनिक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। ओके, द सेकेंड पॉइंट एंड द थर्ड पॉइंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। नो, फिर अगर यूपीएससी अगर मल्टीपल स्टेटमेंट बनाता है तो उन 3-4 स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट ऐसे डाल ही देगा जहाँ पे एडवांटेज या सिग्निफिकेंस आ जाएंगे उसमें। ओके, सो एडवांटेजेस की बात करें तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, सेफ ऑल्टरनेटिव है। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग इस तरह की चीज़ें पहले से नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी हाई वोल्टेज डिमांड करती हैं एंड वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल पे चलती हैं, राइट? जबकि ये वाला है हमारा वो ऑर्गेनिक कंडक्टर यूज़ कर रहा है। सो इट इज़ अ सेफ ऑल्टरनेटिव देन द प्रीवियस मेथड जो रिलाई करते थे हाई वोल्टेज एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स पर। ई सॉइल एम्प्लॉय मिनिमल एनर्जी एंड रिड्यूस द रिसोर्स कंजम्पशन एज वेल। तो हमारे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, आप इसको हमारी अर्बन एग्रीकल्चर से रिलेट कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो अर्बन एरियाज़ में हम लोग हमेशा बात करते हैं वर्टिकल फार्मिंग की, उसमें ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। इट विल मेक द अर्बन एग्रीकल्चर मोर वायबल and this low energy consumption offers a sustainable solution for growing food needs। ओके, सो प्रीलिम्स के साथ साथ ही आप समझ गए होंगे कि हम इसको मेंस में कहाँ और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, राइट? अब ये सब एक तो पहले तो टीचरों की ये बात मानना बंद कीजिए कि जहाँ मौका मिले डायग्राम बना दो, ऐसा नहीं है यार, वरना वो इंप्रेशन ये देता है कि जबरन में सिर्फ पेज फिल करने के लिए इसने इस तरीके की हरकतें की हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए लगाया गया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सैंपल फॉर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। पहले ग्रोथ का ऑनसेट होगा, 5 डेज तक यहाँ पे ग्रो होगा, उसके बाद फर्स्ट हार्वेस्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंडक्शन, ये 5 डेज का इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस दोबारा दिया जाएगा, फिर वापस ही 5 डेज ग्रोथ करेगा, यहाँ पे सेकंड हार्वेस्ट हो जाएगी, यहाँ पे थर्ड हार्वेस्ट हो जाएगी। और इस तरीके से आप इसको ऑन ऑफ करते हुए अपने प्लांट को ग्रो होते हुए यहाँ पे देख सकते हैं, राइट? बट कोई ये नहीं पूछेगा आपसे कि ये सॉइल, ये मैथड एग्जैक्टली वर्क किस तरीके से कर रहा है। बट यहाँ पे व्हेन द रूट्स ऑफ बार्ले सीडलिंग्स वर इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेटेड फॉर 15 डेज, ठीक है, 5 ओके, 15 days, they showed 50% increase in growth using e-soil। This research promotes more effective and sustainable development while increasing the variety of crops that can be grown hydroponically। ओके, हाइड्रोपोनिक्स में हम लोग सॉइल का बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे हम जितने क्रॉप ग्रो कर सकते हैं उसकी एक लिमिटेशन है। बट यहाँ पर वो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ज़्यादा मिलेंगे हमें जब हम ई सॉइल का यूज़ करते हैं। ओके, इन हाइड्रोपोनिक्स प्लांट्स आर ग्रोन विदाउट द सॉइल एंड दे रिक्वायर ओनली वाटर। हाइड्रोपोनिक्स वगैरह मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। न्यूट्रिएंट्स एंड सबस्ट्रेट समथिंग फॉर देयर रूट टू अटैच टू। सबस्ट्रेट इज समथिंग जहाँ से हमारे रूट अटैच होते हैं। Now this closed system allows water to be recirculated, ensuring that each seedlings receive exactly the nutrients it needs। हाइड्रोपोनिक्स में यही होता है कि वो उतना ही पानी एब्जॉर्ब करेगा जितनी उसको ज़रूरत है, और वो पानी उस पूरे सिस्टम में रीसर्कुलेट होता रहता है, राइट? हाइड्रोपोनिक्स हम पढ़ चुके हैं, सो हम उसमें नहीं जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट है हमारा फॉर्मल्डिहाइड। न्यू नॉन इन्वेजिव फॉर्मल्डिहाइड सेंसर कैन डिटेक्ट एडल्ट्रेटेड फिश एट रूम टेम्परेचर। नो, गोवा के रिस्पेक्ट में हमने इसकी बात की थी कि वहाँ पर जो फिशेस हैं दे आर कंटेमिनेटेड,
राइट। तो फिर इसको हम डिटेक्ट कैसे करें? डिटेक्ट करने के कई मेथड्स हैं, लेकिन वो उतने फुल प्रूफ नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने एक नया नॉन इन्वेजिव फॉर्मल्डिहाइड सेंसर डेवलप किया है जो डिटेक्ट कर सकता है एडल्ट्रेटेड फिश एट रूम टेम्परेचर, और ये आर्टिकल लिया गया है PIB से। तो पहले तो फॉर्मल्डिहाइड के बारे में जान लीजिए। इट इज़ ए कलरलेस पंजेंट गैस दैट इज यूज्ड इन वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस इंक्लूडिंग प्रिजर्वेटिव्स इन सम फूड्स कॉमनली फिश इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम इसका यूज़ बंद कर सकते हैं, यूज़ तो करना पड़ेगा क्योंकि उसे हम प्रिजर्वेटिव्स में यूज़ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी सारी कंट्रीज ने इसको बैन कर रखा है ड्यू टू इट्स कार्सिनोजेनिक नेचर। ओके, तो अभी हमने न्यू मेथड डेवलप किया है। तो क्या पहले से भी कोई मेथड्स हैं? हाँ, बिल्कुल है। देयर आर ऑलरेडी सम प्रेजेंट टेक्निक्स फॉर डिटेक्टिंग द फॉर्मेलिन एडल्ट्रेशन इन फिश। जैसे कमर्शियल फॉर्मेलिन सेंसर फॉर फिश मेनली रिलाई ऑन ईदर इलेक्ट्रोकेमिकल और कॉलरीमेट्रिक प्रिंसिपल। दीज इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर्स वाइडली यही एम्प्लॉय किए जाते हैं, ओके, बट दे आर वेरी कॉस्टली। कन्वर्सली ये जो सेकंड वाला है कॉलरीमेट्रिक सेंसर्स, दे आर मोर बजट फ्रेंडली। बट प्रॉब्लम थी इनमें कि दोनों ही अप्रोचेस बोथ आर इन्वेसिव, ओके, और ये उतना ज़्यादा प्रिसाइज या सिलेक्टिव डिटेक्शन नहीं कर पाते हैं, स्पेशली एट दी लो लेवल। तो हमें कुछ ऐसा न्यू मेथड डेवलप करने की ज़रूरत थी जो नॉन इन्वेसिव हो, और वही इन लोगों ने यहाँ पर डेवलप किया है। द फॉर्मेलिन सेंसर हैज़ बीन डेवलप्ड यूजिंग द टिन ऑक्साइड रिड्यूस्ड ग्राफीन ऑक्साइड कॉम्पोजिट। इन दोनों का कॉम्पोजिट यूज़ किया है हमने, दैट कैन इफेक्टिवली डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मेलिन इन एडल्ट्रेटेड फिश, राइट। और अगर हम इनको सेपरेटली भी यूज़ करते हैं तो यहाँ पर ये जो रिड्यूस्ड ग्राफीन ऑक्साइड है ये ऑलरेडी यूज़ किया जाता है इन डिटेक्टिंग द टॉक्सिक गैसेज, वाइल द टिन ऑक्साइड इट इज़ एक्सटेंसिवली स्टडीड फॉर इट्स एबिलिटी टू डिटेक्ट द फॉर्मेल्डिहाइड। और यहाँ पे हमने दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है इस मेथड को डेवलप करने के लिए। एडवांटेजेस क्या होंगे? फर्स्ट इज नॉन इन्वेजिव डिटेक्शन है, ओके, प्रोलॉन्ग्ड स्टेबिलिटी शो करता है ये सेंसर इवन एट द लो डिटेक्शन लिमिट, and it is relatively cost effective, and this is regarded as a breakthrough in field of food adulteration जो कि इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, सो दैट वाज द सेकंड आर्टिकल ऑफ द डे। नाउ थर्ड आर्टिकल पे हम चलते हैं, व्हाट इज नोमा, एंड इसको ऐड किया गया है इन नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़। अब देखिए एक बात याद रखिएगा कि ये जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है ना, अराउंड 20 होती हैं। आप इन सारों के नाम याद नहीं रख सकते। उसी तरीके से जब एक बार क्वेश्चन आया था MSP पे, तो UPSC ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपको पूरे 23 के नाम याद हों, लेकिन वो एक आध नाम ऐसा डाल देगा जो या तो लेटेस्ट न्यूज़ में रहा हो, वो या तो ऐड हुआ होगा वहाँ पे या वहाँ से डिलीट हुआ होगा, ओके, और उसी पे बेस फिर वो आपको ऑप्शन अरेंज करके देता है एंड उस वे में आप आंसर तक पहुँच सकते हो। सो फर्स्ट थिंग इज प्लीज़ रिमेंबर दैट नोमा इज़ द लेटेस्ट एडिशन इन WHO's लिस्ट ऑफ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़। ठीक है, ये पहली बात हो गई। WHO has recently added NOMA to its official list of neglected tropical disease। अब ये होता क्या है? So it is a severe gangrenous, okay, gangrenous। यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो ब्लड है वो आपके माउथ, आपके फेस तक नहीं पहुँचता है, और आपकी जो बोन्स वगैरह है वो ईट करने लगता है नोमा, और फिर आपकी सारी जो चेहरे की स्किन वगैरह वो सब खत्म हो जाती है, राइट। सो इट इज़ ए सीवियर गैंग्रेनस। गैंग्रेनस मतलब होता है डिकेइंग बिकॉज द ब्लड हैज स्टॉप फ्लोइंग देयर। ठीक है, दिस इज ए गैंग्रेनस डिजीज अफेक्टिंग द माउथ एंड फेस। नोमा ईट्स अवे फेशियल टिश्यूज एंड बोन्स इफ नॉट ट्रीटेड अर्ली, ओके। अब इसको कॉज कौन कर रहा है? तो इसको कॉज कर रहा है बैक्टीरिया। ये सबसे पहला इशू होता है जब भी हम डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं। प्लीज़ ये सबसे पहला पॉइंट है जो याद होना चाहिए, वायरस है, बैक्टीरिया है, या क्या है, ओके। सो दिस नोमा इज एक्चुअली कॉज्ड बाय वायरस, और मोस्टली ये होता है माउथ में। इट बिगिन्स एज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स बट प्रोग्रेस रैपिडली, और अल्टीमेटली ये आपके टिश्यू को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, एंड इट इवेंचुअली एक्सपोज योर फेशियल बोन्स, राइट। इसे हम लोग और भी नाम से जानते हैं, जैसे कैंक्रम ऑरिस एंड गैंग्रेनस स्टोमेटिटिस। इसमें मॉर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, 90%, और ये बच्चों को होता है मोस्टली इन द एज ग्रुप ऑफ 2 to 6 ईयर्स। क्या इसका ट्रीटमेंट है कुछ? हाँ, अगर आप इमीडिएटली एक्शन लेते हो विथ एंटीबायोटिक्स या रिहाइड्रेशन या करेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेज, तो इसकी जो प्रोग्रेस है उसको हॉल्ट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही रोका जा सके, ठीक है, आप सिर्फ उसको थोड़ा सा हॉल्ट कर सकते हो अगर आप एक अच्छा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेते हो,
ओके उसके अलावा प्रिवेंटिव केयर आप कर सकते हो, आप अपनी लिविंग कंडीशन इंप्रूव कर सकते हो, हेल्थ केयर एक्सेस इंप्रूव कर सकते हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, ओरल हाइजीन मेंटेन कर सकते हो। ओके सो इसके बारे में आपको 2-3 बातें याद रखनी है सिर्फ। माउथ एंड फेस में होता है, गैंग्रीनस है, कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, और इसके अदर नेम भी हैं, और मोर्टेलिटी रेट होती है 90%। ट्रीटमेंट है अगर अर्ली स्टेज पर कर लें हम, और मोस्टली बच्चों को अफेक्ट करता है 2 to 6 ईयर, राइट। ये 3-4 बातें याद रखिए। इसीलिए मैं आपको भले ही ये हर लेक्चर के साथ 20 या 30 पेज की PDF दे रहा हूँ, बट मैं वो पॉइंट्स भी हाईलाइट कर दे रहा हूँ और लेक्चर में आपको एम्फेसाइज कर दे रहा हूँ, ताकि ऑडियो विजुअल मेमोरी, अगर आप वीडियो ठीक से देख रहे हैं और PDF में बस ये हाईलाइटेड पॉइंट्स देख रहे हैं, तो ये सारे नोट्स जो आपके बनेंगे साइंस टेक और एनवायरनमेंट मॉड्यूल के कंबाइंड नोट्स एट द एंड ऑफ आर रिवीजन सीरीज ज़्यादा नहीं होंगे, मुश्किल से 50-60 पेज के नोट्स होंगे। उनको आप इजीली रिवाइज कर सकते हो बार बार, एंड एग्जाम में बेटर परफॉर्म करोगे। चलिए नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ के बारे में भी जान लेते हैं। ये वो 12 डिजीज़ हैं जो इंडिया में प्रेवलेंट हैं, ठीक है। ये नाम आप खुद से देख लीजिएगा बाद में, बाकी ये तो कॉमन है। रेबीज, डेंगू, चिकनगुनिया, ओके, लेप्रेसी, ट्रैकोमा, यॉस, ये हमने एलिमिनेट कर दिए हैं। ओके ये दीज 2 वी हैव एलिमिनेटेड, राइट। रिवर ब्लाइंडनेस, सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिनथिसिस, राइट, गिनी वॉर्म, ये सब इंडिया में। अब ये आप ये देखिए कि कितनी तरह के हैं। ये वायरस से भी हो सकते हैं, प्रोटोजोआ से भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया से भी हो सकते हैं, ये हेलमिंथ से भी हो सकते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया से ही जो हो रहा है नोमा, हमने ऊपर उसी के बारे में जाना। तो यहाँ पर एक WHO ने इनिशिएटिव चलाया, ग्लोबल इनिशिएटिव टू एंड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़। इसके लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है फ्रॉम 21 to 30, एंड इट कॉल्स फॉर 3 स्ट्रेटेजिक शिफ्ट्स टू एंड दिस नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़, ठीक है। पहले मेजर करेंगे हम उनका इम्पैक्ट, उसके बाद हम डिजीज़ स्पेसिफिक प्लानिंग करेंगे, प्रोग्राम चलाएंगे, कोलैबोरेटिव वर्क, एंड उसके बाद फिर हम लोग इसको इन प्रोग्राम्स को सभी कंट्रियों में फाइनेंस वगैरह सब अवेलेबल करा के इनको टैकल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ काम की बातें हैं जो एग्जाम में काम आएंगी आपको। इट इज़ ए डाइवर्स ग्रुप ऑफ 20 कंडीशन और डिजीज़, राइट, मोस्टली प्रेवलेंट इन द ट्रॉपिकल एरियाज, और मोस्टली सबसे ज़्यादा ये अफेक्ट करती है इम्पावरिश कम्युनिटीज़ को। इट कैन बी कॉज्ड बाय वैरायटी ऑफ पैथोजन सच एज वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, फंगाई, टॉक्सिन्स एटसेट्रा। These include guinea worm, chikungunya, dengue, kala azar, elephantiasis, and India is home to about 12 neglected tropical disease जो आपको ऊपर दिखी गई है। ओके तो मे भी पूछ भी ले बट ना भी पूछे, लेकिन जो न्यूज़ में रहा है ना वो ज़रूर पूछा जाता है, वो आपको हेल्प करते हैं आंसर तक पहुंचने में। चलिए 23 में इसकी रिगार्डिंग एक रिपोर्ट आई थी, तो उसका स्टेटस देख लेते हैं। हमें सब कुछ नहीं जानना, लेकिन एक बात इसमें से याद रखनी है दैट 50 कंट्रीज हैव सक्सेसफुली एलिमिनेटेड एटलीस्ट वन नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़। तो हम लोग ऑलमोस्ट अपने जो 2030 के टारगेट्स हैं 100 कंट्रीज़ तक पहुंचने का, उसका 50% तो अचीव कर चुके हैं, क्योंकि 50 कंट्रीज़ कम से कम एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ को एलिमिनेट कर चुकी हैं। ओके नोमा लेटेस्ट एडिशन रहा है 2023 में। उसके अलावा इन अक्टूबर 2023 बांग्लादेश बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू बी वैलिडेटेड बाय WHO फॉर एलिमिनेटिंग विस्करल लिशमैनियासिस एज अ पब्लिक हेल्थ कंसर्न। ओके जबकि इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया भी फ्री हो चुका है फ्रॉम द ड्रैक्यूनक्लेसिस एंड यॉस, ठीक है। उसके बाद ट्रैकोमा से भी हम लोग अब फ्री हो चुके हैं। ओके तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको एग्जाम में अगर आएंगे तो अब आप उसको हैंडल कर सकते हो। चलो नेक्स्ट चलते हैं, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। ना ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन क्या है, अब ये हम लोग देखेंगे जब से ये लाइफ इवॉल्व हुई है ना अर्थ में, तब से रिलेटेड। बिकॉज यहाँ पर लेट्स टॉक अबाउट द रिसेंट फाइंडिंग रिलेटेड टू थाइलेकॉइड्स। द ओल्डेस्ट नोन फॉसिल थाइलेकॉइड्स डेट बैक अप्रॉक्सीमेटली 550 million years। ओके दिस इज द ओल्डेस्ट नोन फॉसिल। Researchers have identified thylakoid membrane in fossil cells that are even 1.75 billion years old। ठीक है, जनरली हम लोग क्या मान रहे थे कि ये जो मिलता है हमें, ठीक है, सबसे पुराना अभी तक क्या मिला था 550 million year ago वाला, ठीक है, उस फॉसिल में हमें ये मिला था। लेकिन अब इन्होंने यहाँ पे एक ऐसा फॉसिल सेल देखा है जो 1.75 billion year old है, और उसमें भी हमें ये मेम्ब्रेन देखने को मिली है। सो इट प्रेजेंट, तो यहाँ पर ये जो फाइंडिंग्स हैं ये सजेस्ट करती हैं दैट ए मिनिमम एज फॉर द डाइवर्जेंस बिटवीन साइनोबैक्टीरिया विद एंड विदाउट थाइलेकॉइड्स। तो यहाँ पर इट प्रेजेंट्स ए पॉसिबिलिटी दैट
the development of thylakoids might have significantly contributed to the phenomena known as great oxygenation. अब great oxygenation क्या है? ठीक है, पहली बात तो यहाँ से साइंटिस्ट ने ये समझा कि शायद ये जो thylakoids हैं it has contributed to this phenomena of great oxygen. अब ग्रेट ऑक्सीजन इवेंट क्या है, ये शायद आपने स्कूल टाइम में भी पढ़ा होगा, दैट अर्थ बनने के बाद अराउंड 2.4 बिलियन ईयर एगो द ऑक्सीजन रिलीज बाय साइनोबैक्टीरिया फिल्ड द ओशियन एंड मेड इट्स वाटर ऑक्सीजन रिच. ओके, तो हमारे ओशियंस के वाटर में शुरू से ऑक्सीजन नहीं थी. ये माना गया कि ऐसा एक इवेंट हुआ था ग्रेट ऑक्सीजनेशन, जहां पर ऑक्सीजन रिलीज बाय द साइनोबैक्टीरिया, इट फिल्ड द ओशियन एंड मेड इट्स वाटर ऑक्सीजन रिच. So over time, this oxygen started escaping into the atmosphere where it reacted with methane. अब जैसे जैसे और ज़्यादा ऑक्सीजन एस्केप करता चला गया, मीथेन वॉज इवेंचुअली डिस्प्लेस्ड एंड ऑक्सीजन बिकेम ए मेजर कंपोनेंट ऑफ द एटमोसफियर. मीथेन डिस्प्लेस हो गया और हमारा एटमोसफियर पूरा फिल हो गया ऑक्सीजन से. इसी को कहते हैं ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट. अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पर, तो ये जो आप छोटे छोटे देख रहे हैं अंदर, ठीक है, ये हैं हमारे thylakoids. So these thylakoids are actually little pouches located in chloroplast of plant. Okay, they are found in ancient light sensitive bacteria called as cyanobacteria. तो हमें इन cyanobacteria के अंदर ये छोटे छोटे पाउचेस देखने को मिलते हैं जिन्हें हम कहते हैं thylakoids, and they store chlorophyll, the substance in plants that react to sunlight and triggers the photosynthesis, and the thylakoids function is to perform light dependent reactions in the photosynthesis. Cyanobacteria क्या है वो आप जानते होंगे. Cyanobacteria are photosynthetic bacteria that obtain energy through photosynthesis, and they are often referred to as blue-green algae, although they are not classified as true algae. Okay, so ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस आर्टिकल से जो हमारे लिए काम आ सकते हैं एग्जाम में. बाकी आपको PDF मिलेगी, आप उसको पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा दोबारा. ओके, नाउ अब हम लोग जानते हैं कि हमारा जो स्पेस है ये काफ़ी हद तक डार्क मैटर से बना हुआ है. ठीक है, जो हम लोग खुद नहीं जानते कि एग्जैक्टली है क्या. ठीक है, कोई नहीं जानता. रिलैक्स्ड एजम्पशंस कैन थ्रो बेटर लाइट ऑन कोल्ड डार्क मैटर ऑफ द यूनिवर्स. तो पहले इसके बारे में जानते हैं. रिमेंबर फर्स्ट थिंग दैट आवर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एटलीस्ट टू काइंड ऑफ मैटर. वन इज बैरियोनिक मैटर एंड अनदर वन इज डार्क मैटर. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि हमारा जो पूरा यूनिवर्स है वो दो मैटर से बना हुआ है, बैरियोनिक मैटर एंड डार्क मैटर. नाउ दिस बैरियोनिक मैटर दे आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और इनको हम लोग मेजर कर सकते हैं. राइट, जो फर्स्ट कैटेगरी है बैरियोनिक, उसे वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना हुआ है विच कैन बी मेजर्ड. जैसे हमारे स्टार्स, हमारी गैलेक्सीज या जितने भी ऑब्जेक्ट्स उनके अंदर हम लोग देखते हैं. लेकिन जो डार्क मैटर है, it is a form of matter that can't be detected through the normal observational means, but its gravitational effect on baryonic matter can be measured. तो हम लोग डार्क मैटर को डायरेक्ट मेजर तो नहीं कर सकते, लेकिन इस डार्क मैटर का ग्रेविटेशनल इफेक्ट देखने को मिलता है ऑन दी बैरियोनिक मैटर, और उसे हम लोग मेजर कर सकते हैं. ठीक है, बिकॉज डार्क मैटर मेजर नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज इट डजेंट रिफ्लेक्ट और एमिट लाइट. अब जब तक उसमें से कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी या एमिट नहीं होगी, हम लोग मेजर कर ही नहीं सकते, लेकिन उसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट को हम लोग on the baryonic matter study कर रहे हैं. Now this dark matter can be slotted into three categories. One is hot dark matter, second is warm dark matter, and third one is cold dark matter. अब इसमें से ये जो cold वाला है, this CDM has long been the leading candidate for what this missing mass in the universe is. अब जितना हम लोग ये डार्क मैटर स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, उसमें हम ये मानते हैं कि तीन कैटेगरी होने के बाद भी करीब इसमें से 90% तो सिर्फ ये कोल्ड वाला ही होगा. ओके, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो हाँ, साइंटिस्ट का ये मानना है दैट इट मूव स्लोली कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट. राइट, सो साइंटिस्ट थिंक दैट इट इज लाइकली एन एक्सोटिक पार्टिकल दैट हैजंट बीन डिटेक्टेड येट. सो कोल्ड डार्क मैटर कंप्राइजेस हैवी पार्टिकल्स विद वेरी वीक इंटरेक्शन विद द नॉर्मल मैटर, इसलिए इसको स्टडी करना उतना पॉसिबल नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं न्यूक्लियर बैटरी पे. ये मैंने आपको ये यहाँ पे लिया गया है टेकन हेराल्ड से, लेकिन ये सेम चीज़ हमने इंडियन एक्सप्रेस में भी देखी थी उस टाइम जब एक आया था कि मोबाइल फ़ोन्स, डिजिटल वॉच, ठीक है, ये छोटी छोटी जो भी इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इन सब के लिए अगर हम मिनिएचराइज छोटी छोटी न्यूक्लियर बैटरीज बना लें तो इन्हें 50 ईयर्स तक चार्जिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. और चाइनीज़ फर्म ने ये डेवलपमेंट करके भी दिखाया. इट डेवलप्ड न्यूक्लियर बैटरी capable of producing power for 50 years without even charging.
क्योंकि अभी तक ये माना जाता था कि न्यूक्लियर एनर्जी को हम मिनिएचराइज नहीं कर सकते, हम उसे छोटे लेवल पर यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इस फॉर्म ने ये करके दिखाया है। ओके, न्यूक्लियर बैटरी इसमें है क्या? फर्स्ट, इट इज़ इवन स्मॉलर देन ए कॉइन। आपका 1 रुपी कॉइन है, उससे भी छोटा होता है, एंड इट कंटेन्स 63 न्यूक्लियर आइसोटोप्स, राइट। नाउ अब ये बैटरी क्या करेगी? इट विल कन्वर्ट दिस रेडियो आइसोटोप एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और एक बार ये चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा और ये अपने आप चलती रहेगी और 50 साल तक आपको दोबारा इसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। So these batteries harness energy from decay of radioactive isotope like nickel 63 to produce the electricity, और ये आपको प्रोवाइड कर सकता है करीब 100 माइक्रोवाट्स ऑफ पावर एट 3 वोल्ट, एंड इट इज़ फायर रेजिस्टेंट, जर्क प्रूफ एंड ऑपरेशनल इन टेम्परेचर फ्रॉम -60 टू इवन 120 डिग्री। ओके, तो इसकी यूज़ काफ़ी हो सकते हैं क्योंकि इसकी टेम्परेचर रेंज बहुत ब्रॉड है जिसमें ये ऑपरेट कर सकता है, राइट। सो इसके एप्लीकेशन अगर आप देखेंगे तो हम इसको एरोस्पेस में यूज़ कर सकते हैं, हम इसको एआई इक्विपमेंट्स में, मेडिकल डिवाइसेस में, माइक्रो प्रोसेसर, सेंसर, ड्रोन्स ऑब्वियसली अगर हमारे ड्रोन ऐसे हों जिन्हें हमें 50-50 साल तक चार्ज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े तो इससे बेटर और क्या हो सकता है, राइट। माइक्रो रोबोट्स। हालांकि इस कंपनी ने अपने सामने एम रखा है कि हम लोग ऐसी बैटरीज भी बना देंगे विच कैन जनरेट 1 वॉट ऑफ पावर बाय 2025, राइट, और ये काफ़ी होता है। इसलिए जब भी लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं हमारी गवर्नमेंट की, हम विश्व गुरु बन रहे हैं, हमारा डंका बज रहा है, बट में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यार। चाइना हमसे बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है, और हमसे ही क्या, वो यूएसए से भी आगे जा रहा है। ओके, इट इज़ द रियल फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। चलिए, पेम्बा इफेक्ट, ये अगेन द हिंदू के उस टाइम भी हमने पढ़ा था, मैं दोबारा आपको रिवाइज कर रहा हूँ। रिवीजन सीरीज़ हमारी जो है वो यही है कि हम लोग पुराना जितना आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा या न्यूज़पेपर में कुछ मिस हो गया हो जाने दो, ठीक है, हम लोग यहाँ पे वो सारी चीज़ें दोबारा देखेंगे। और यूपीएससी आपसे पिछले 2 साल से यही बता रहा है कि आप न्यूज़पेपर पे अगर चल रहे हो तो ठीक है, अगर आप रेडीमेड नोट्स पे चल रहे हो तो मे बी ये नहीं कि उन मैगजीन्स वगैरह से क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट सारे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे वहाँ से। ओके, नाउ पेम्बा इफेक्ट, इट इज़ ए फेनोमेना इन विच हॉट वाटर फ्रीज फास्टर दैन कोल्ड वाटर अंडर सर्टेन कंडीशन। नो, आप ये सोच सकते हो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो हॉट वाटर है वो जल्दी फ्रीज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जो वाटर ऑलरेडी कोल्ड है, जो ऑलरेडी ठंडा है, उसको अगर हम फ्रीज करने जाएंगे तो ये ज़्यादा टाइम लेगा। क्या ऐसा होता है? नॉर्मली तो नहीं होता, राइट, लेकिन इसी फेनोमेना को हम लोग कह रहे हैं यहाँ पर पेम्बा इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पर अगर आपसे सीधे पूछा जाए कि ये क्या होता है तो प्लीज़ रिमेंबर दैट इट इज़ ए फेनोमेना वेयर हॉट वाटर फ्रीज फास्टर दैन कोल्ड वाटर अंडर सर्टेन कंडीशन। अब जैसे यूपीएससी ने पहले आपसे वैगल डांस वगैरह पूछा है, या तो वो सिंपल सा पूछ लेगा तो आपके बहुत इजी 2 मार्क्स यहाँ से बन जाएंगे, लेकिन अगर उसे और बेटर बनाना होगा तो वो आपसे इसके रीज़न पूछ सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, कि गर्म पानी जल्दी फ्रीज हो रहा है, ठंडा पानी फ्रीज नहीं हो रहा है। उसके रीजंस कई हैं, उसमें से एक रीज़न है दैट शायद यहाँ पे माइक्रो बबल्स की प्रेजेंस की वजह से ऐसा हो रहा है। माइक्रो बबल्स क्या होते हैं? दे रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर आफ्टर बॉइलिंग। जब आप पानी गर्म करते हो उसमें माइक्रो बबल रहते हैं ना, ओके, तो दीज माइक्रो बबल प्रोमोट कन्वेक्शन, कन्वेक्शन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, दे प्रोमोट कन्वेक्शन एंड फैसिलिटेट फास्टर हीट ट्रांसफर। इसीलिए, और क्योंकि हीट ट्रांसफर तेजी से हो रहा है यहाँ पर, तो वार्म वाटर जल्दी कूल डाउन हो जाएगा, ठीक है, दिस इज फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन, इवेपोरेशन, क्योंकि गर्म पानी अगर है तो वो और ज़्यादा इवेपोरेट करेगा और इवेपोरेशन में हीट लॉस होगा, तो यहाँ पे इवेपोरेट तेजी से हो रहा है तो हीट लॉस ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से वो जल्दी ठंडा हो जा रहा है और फ्रीज हो जाएगा। दिस कुड बी सेकेंड रीजन। थर्ड इज प्रेजेंस ऑफ फ्रॉस्ट इन कोल्ड वाटर, क्योंकि कोल्ड वाटर जो होगा उसमें फ्रॉस्ट होगी, तो ये फ्रॉस्ट अपने आप में उसके अंदर एक इंसुलेटर की तरह काम करती है और वो स्लो डाउन कर देती है उसके हीट लॉस को, और इस वजह से हीट लॉस स्लो डाउन हो गया कोल्ड वाटर का, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है कि अब इसको और ज़्यादा टाइम लगेगा फ्रीज होने में। एंड फोर्थ रीजन कुड बी प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड अदर इम्प्योरिटीज। सो ये जो कंपाउंड होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, दे प्रेसिपिटेट इन हॉट एंड वार्म वाटर एंड इट लोवर्स डाउन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वार्म वाटर, और फिर वो जल्दी फ्रीज हो जाता है। ओके, सो यहाँ से क्वेश्चन शॉर्ट आएगा, या तो सिंपल पूछा जाएगा व्हाट इज दिस इफेक्ट, तो ये सिंगल 1 लाइन में पता चल जाएगा, और या तो फिर अगर थोड़ा सा टफ बनाना होगा तो वो कॉज पूछ सकता है आपसे, तो फिर उसके लिए ये 4 रीजन यहाँ पर दिए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड हेपेटाइटिस ए वैक्सीन लॉन्च्ड इन हैदराबाद। अब देखिए, हेपेटाइटिस ए के लिए हमने वैक्सीन बनाई है,
हम लोग इसका फर्स्ट डोज देंगे टू दोज अबाउट 12 मंथ ऑफ एज। बट हेपेटाइटिस पे हम लोग काफ़ी बातें कर चुके हैं पहले। इस वैक्सीन का नाम है हैवीश्योर। मैं आपको सीधे दिखाऊंगा ये, क्योंकि ये यहाँ पे बच्चों से गलती होती है कि प्लीज़ वैक्सीन अवेलेबल किस किस के लिए है, तो ABDE इनके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, बट हेपेटाइटिस सी के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ओके, ये बात प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अब ये बताइए कि ये किससे के थ्रू हो रहा है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वॉट एवर, तो इट इज़ थ्रू वायरस। ओके, सिर्फ ये दो बातें याद रखनी है, वायरस के थ्रू हो रहा है और हेपेटाइटिस सी के लिए हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है। ठीक है, और थर्ड थिंग जो आपको याद रखनी है, हेपेटाइटिस ए एंड ई ये होते हैं ड्यू टू लैक ऑफ फूड हाइजीन, कंटेमिनेटेड वाटर या सब स्टैंडर्ड सैनिटरी फैसिलिटीज। ठीक है, दिस इज अबाउट ए एंड ई। एंड हेपेटाइटिस बी, सी एंड डी ये होते हैं ट्रांसफर थ्रू ब्लड, स्पर्म और अदर बॉडीली फ्लूइड। ठीक है, इस अकेले ये द हिंदू का ही लिया गया है, इसमें से यूपीएससी को क्वेश्चन बनाना होगा तो उसके पास 3 पॉइंट सफिशिएंट है यहाँ से आपको परेशान करने के लिए। ठीक है, और ये होता कहाँ पर है, तो ये लिवर इन्फेक्शन है। ठीक है, ओके, इट इज़ ए वायरल इन्फेक्शन, इट कैन बी एक्यूट यानी कि शॉर्ट टर्म, और इट कैन बी क्रॉनिक दैट इज द लॉन्ग टर्म। ट्रांसमिशन हमने ऊपर देख लिया, सिम्टम्स फीवर, फैटिक एटसेट्रा। ट्रीटमेंट, देर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर हेपेटाइटिस ए, इसीलिए इसके लिए जब हमने ये वैक्सीन डेवलप की है तो ये न्यूज़ में आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अनलॉकिंग द साइंस ऑफ ई इंक डिस्प्ले। अब ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इतना कोई वो नहीं है, बस लोग इसके पीछे करते रहते हैं कुछ ना कुछ कि क्या और बेटर बनाया जा सकता है। तो ई इंक डिस्प्ले होती क्या है, जैसे आपने अमेजोन का किंडल देखा है, ठीक है, वैसे ही होता है। ई इंक डिस्प्ले इज ए स्क्रीन दैट एम्स टू रेप्लिकेट द एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग ऑन पेपर। दे आर यूज्ड एज ई रीडर्स लाइक अमेजोन किंडल। वर्क किस तरीके से करता है ये, तो दिस स्क्रीन वर्क बाय यूजिंग टाइनी माइक्रो कैप्सूल्स एंड दीज माइक्रो कैप्सूल्स आर filled with positively charged white particles and negatively charged black particles, and rising of these particles to the surface creates the text or images on the display. Advantages क्या है e-ink के, it consume less power, it can display a static image for the weeks or months without needing a charge, and this can make them ideal for long battery life and they can cause less strain on the user eye. ठीक है, दिस इज द एडवांटेज, लेकिन साथ में कुछ डिसएडवांटेज भी है। इनका रिफ्रेश रेट काफ़ी स्लो होता है, सो दे आर अनसुटेबल फॉर वीडियो और एनिमेशन, दे हैव लिमिटेशंस ऑफ कलर एंड रेजोल्यूशन एंड दे आर एक्सपेंसिव। नेक्स्ट इज यूएस एंड चाइना लॉन्च टॉक्स ऑन फैंटेनिल, ट्रैफिकिंग इज ए साइन ऑफ कॉपरेशन एमिड डिफरेंसेस। तो यूएस चाइना में ये चीज़ देखी गई है कि वो कॉपरेशन फिर भी उनका चलता रहता है, चाहे उनके बीच में कितनी भी तनातनी चलती रहे, लेकिन इंडिया ये चीज़ें नहीं कर पाता है। इंडिया को जब भी चाइना से कुछ चीज़ कहीं कंपटीशन होता है तो वो यूएसए के पास चला जाता है। ठीक है, हम लोग टेस्ला को इनवाइट करते हैं कि टेस्ला आप हमारे यहाँ आइए, ईवी मार्केट हमारे यहाँ अच्छा है, आप आके बनाइए। जबकि सच्चाई ये है कि हम लोग हार्डली, हमारे यहाँ 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल होते हैं, बट चाइना में 1,28,लाख व्हीकल सेल होते हैं। ठीक, कहाँ हमारे 1 लाख व्हीकल, कहाँ उनके 1.2 करोड़ व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, तो चाइना से बेटर कोई है ही नहीं ईवी में कॉपरेशन करने के लिए। अगर हमें कॉपरेशन करना है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में तो चाइना इज़ द बेस्ट पार्टनर। ठीक है, चाइना की जो कंपनीज हैं उन्हें इनवाइट करने पे हमें ध्यान देना चाहिए, लेकिन हम लोग हमेशा यूएसए के पास चले जाते हैं। एनीवे, जबकि खुद यूएसए ने ये दिखाया है, चाइना यूएसए दोनों ने ये दिखाया है कि कॉपरेशन चलते रहना चाहिए चाहे डिफरेंसेस होते रहें। ओके, so what is this fentanyl? This is actually a potent synthetic opioid authorized by FDA. अब ये आपने हीरोइन, गांजा ये सब देखा होगा, बट दिस वन इज इवन 50 टाइम्स स्ट्रॉन्गर दैन हीरोइन, ओके, एंड 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर दैन द मॉर्फिन, राइट। बट इसको बैन क्यों नहीं कर सकते? बैन नहीं कर सकते क्योंकि इसे पेन को ट्रीट करने के लिए भी दिया जाता है पेशेंट्स को, खासकर जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं। हाउएवर समटाइम मेड इलीगली एंड सोल्ड फॉर रिक्रिएशनल यूज़। अब कई बार लोग इसको इलीगली भी सेल करते हैं और मौज मस्ती के लिए यूज़ करते हैं उसको। इट इज़ ऑफन मिक्सड एंड हीरोइन मिक्सड विथ हीरोइन, कोकेन एंड फॉर्म्ड इनटू पिल्स। ठीक है, और ये कल ही न्यूज़ चैनल पर भी दिखाई जा रही थी कि आजकल नशे की पिल्स बना के बेची जा रही हैं प्रॉपर, ठीक है, ताकि पकड़े ना जाएं। अब फेंटेनिल इज़ ए हाईली एडिक्टिव एंड कैन बी डेडली स्पेशली इन लार्ज डोजेज और व्हेन कंबाइंड विद अदर ड्रग्स। ठीक है, तो इस पे कॉपरेशन कर रहे हैं यूएस एंड चाइना। नेक्स्ट इज
FBI शट डाउन चाइनाज वोल्ट टाइफून हैकर्स। अभी टाइफून हैकर्स ये सब तो चलता रहता है। ये लोग क्या कर रहे हैं कि यूएस के इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमने एक मेंस का सेशन किया था ना, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसी तरह से हर कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये लोग करते रहते हैं एस्पियोनेज टाइप की चीज़। तो यहाँ पे चाइना बेस्ड ये स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर, अब देखिए एक होते हैं हैकर्स जो खुद से वर्क करते हैं, एक होते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड जो दूसरे देश को नुकसान पहुँचाने के लिए गवर्नमेंट के थ्रू ही करवाए जाते हैं। तो ऐसे ये ग्रुप था वोल्ट टाइफून। और इसी तरीके के कई ग्रुप न्यूज़ में रहे हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, 2-3 नाम देकर कि ये क्या है। सो दीज आर हैकिंग ग्रुप्स यूज्ड बाय सिक्योरिटी एजेंसीज, जैसे इक्वेशन ग्रुप यूएसए, फैंसी बियर रशिया, लेजरस ग्रुप नॉर्थ कोरिया, तुरला ईरान, सैंडवॉर्म रशिया, एंड हियर इज द वोल्ट टाइफून ऑफ चाइना। ठीक है, तो ये नाम अगर आपको देके एमसीक्यू पूछा जाए कि व्हाट आर ऑल दीज थिंग, तो दीज आर दी हैकर ग्रुप्स यूज्ड बाय सिक्योरिटी एजेंसीज, और ये सब न्यूज़ में रहे हैं आपके। ओके, यूपीएससी आजकल इस तरह की चीज़ें आपसे पूछता रहता है। देन इन जोडियकल डस्ट मिस्ट्री PRL अहमदाबाद स्टडी पॉइंट्स टू ए फैमिलियर सोर्स, ये भी द हिंदू का आर्टिकल था एंड ये वेबसाइट से उठाया गया है। ये आपके न्यूज़पेपर वगैरह में नहीं मिलता है, इसलिए आजकल साइंस टेक और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन एग्जाम में हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बिकॉज वो वेबसाइट से पिक करता है, न्यूज़पेपर से नहीं करता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस। इन लोगों ने एक पेपर पब्लिश किया है, एट्रीब्यूटिंग डस्ट फ्रॉम मार्स टू मून एज पॉसिबल सोर्स ऑफ जोडियकल लाइट। नाउ जोडियकल लाइट है क्या? इट इज द सनलाइट स्कैटर्ड बाय इंटरप्लैनेटरी डस्ट। तो यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं कि ये सन है हमारा, ये अर्थ है, ठीक है। तो ये दो जो प्लैनेट्स हैं इनके बीच की जो एक डस्ट जो हम लोग स्पेस की इमेजेस वगैरह में जनरली देखते हैं, उन्हीं को यहाँ पर जोडियक लाइट कहा जा रहा है। सनलाइट स्कैटर्ड बाय द डस्ट इन द plane between earth and the sun produces the faint night time glow over the horizon। बस इतना ही याद रखना है, बाकी ये याद रखिएगा scattered light is deflected at the edge of dust cloud। ओके, ये पूरी आप जोडियकल डस्ट देख सकते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बस और सदर्न हेमिस्फीयर में थोड़ा सा फर्क आता है। दैट दिस जोडियकल साइन इज बेस्ट सीन इन द ऑटम बाय लुकिंग इनटू द ईस्टर्न स्काई बिफोर डॉन। ठीक है, ऑटम में ईस्टर्न स्काई की तरफ देख के और स्प्रिंग में वेस्टर्न स्काई की तरफ आफ्टर दी सनसेट हम लोग इस तरह की चीज़ें देख सकते हैं। बट ये हर 6 महीने में ये सिचुएशन रिवर्स हो जाती है, जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आफ्टर डस्क इन द वेस्ट एंड सदर्न हेमिस्फीयर में बिफोर डॉन इन द ईस्ट। Okay, so I think that's it for this session. Yeah, okay, so that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.